रात के 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर आपकी कचहरी जनता की, जिसमें जनता के मुद्दों को हर रोज हम बेबाकी से उठाते हैं। खैर, आज की कचहरी की शुरुआत करते हैं। कुछ भी कर लो, लाख छिपाने की कोशिश करो, सच जो है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। दिल्ली के स्वामी चैतन्यानंद वाले केस में भी यही हो रहा है। बाबा के रूम के डार्क सीक्रेट सामने आ रहे हैं और आज कचहरी में से हम दिखाने वाले हैं। आज क्योंकि दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद को उसके आश्रम लेकर पहुंची, साथ में एनडीटीवी के रिपोर्टर भी साथ में थे। स्वामी के कमरे से क्या कुछ मिला, इसकी डिटेल आगे जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज कचहरी में कि बरेली हिंसा पर तौकीर रजा की मुखालफत खुद अब मौलाना कर रहे हैं। मौलाना का बयान, बरेली हिंसा पर अपडेट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक गरबा पर ग्रहण लगाने की कैसे कोशिश की गई, लड़कियों के वीडियो शूट कैसे हुए और कमेंट कहां कहां पास हुए, डिटेल्ड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ क्यों कह रहे हैं कि हम तो ट्रॉफी देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त रखी। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं मोहसिन नकवी कि मुझे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने कार्टून बनाकर रख दिया। क्रिकेट पर हम बताएंगे कैसे बने मोहसिन नकवी कार्टून, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक कचहरी। पीएम मोदी ने आरएसएस की शताब्दी समारोह में 100 रुपए का सिक्का, डाक टिकट जारी किया। मोदी ने कहा, संघ में कटता कोई जगह नहीं, राष्ट्र प्रथम ही मूल भाव। महानवमी के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में पूजा में किया कन्या पूजन। मोदी सरकार और किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं का एमएसपी 6.59% बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल। जल्द हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन 4-5 अक्टूबर को चुनाव की तैयारियों करेगा समीक्षा। दिसंबर में भारत आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 5-6 दिसंबर को हो सकता है दौरा। बीसीसीआई के दबाव के आगे झुके मोहसिन नकवी, एशिया कप ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड के हवाले किया। दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड सितारे, रानी मुखर्जी, काजोल, जया बच्चन समेत कई स्टार आए नजर। सुनील शेट्टी ने भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन पर कसा शिकंजा, कश्मीर में आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क, आरोपी की पहचान तारिक अहमद मीर के रूप में। फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठी धरती, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, कई इमारतें ढही, सुनामी का अलर्ट जारी। यूके में शहबाज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी, अब तक 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। वैसे घायल तो भरोसा भी है, जिनका मुखौटा पहनकर दिल्ली का एक बाबा बेटियों के आबरू से खेल रहा था। श्रृंगेरी आश्रम के बाबा चैतन्यानंद को आज दिल्ली पुलिस आश्रम लेकर पहुंची। आश्रम में बाबा के गुप्त कमरे खंगाला गया। सीक्रेट रूम बाबा की अय्याशियों का सबूत दे रहा था। बाबा के अश्लील खेल के वो वाले खिलौने भी मिले। एनडीटीवी कैमरा जब बाबा के गुप्त कमरे में खुला और तब हैरान करने वाली चीजें आई। जो चीजें आई उसे देखकर आप कहेंगे धिक्कार है तुम पर। बाबा के सीक्रेट रूम में कैसे खिलौने मिले? उसके कमरे से एक सेक्स टॉय मिला है, जिससे ये साफ होता है कि बाबा सेक्स टॉय का भी शौकीन था। बाबा की अश्लील सीडी का सच क्या है? 5 सीडी मिली है। आशंका इस बात की है कि इन सीरीज में बाबा के कुछ अश्लील वीडियो हो सकते हैं। बाबा फेक फोटो क्यों बनवाता था? पुलिस के मुताबिक ये सारी तस्वीरें जो है वो फेक तरीके से बनाई गई हैं। बाबा के आनंद लोक में एनडीटीवी का कैमरा खुला, क्या क्या मिला? आज बाबा चैतन्यानंद के गुनाहों की सबसे चौंकाने वाली सीरीज रिलीज हुई। जिस श्रृंगेरी आश्रम का बाबा केयरटेकर था, उसी आश्रम को बाबा ने अय्याशी का अड्डा बना रखा था। आश्रम में बाबा का गुप्त कैमरा था। उस कमरे में बाबा दुनिया से नजरें बचाकर ऐसे ऐसे कारनामे करता था, जिसकी कल्पना से ही कलेजा कांप उठी। एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर बाबा के उसी गुप्त कमरे की एक्सक्लूसिव जानकारी निकाल लाए। दरअसल दिल्ली पुलिस बाबा को लेकर आश्रम के उसी सीक्रेट रूम में पहुंची। बाबा के गुप्त कमरे से जो कुछ मिला वो होश फाख्ता करने वाला है। बताया जा रहा है कि बाबा के कमरे से 5 सीडी बरामद हुई। इन सीडी में अश्लील वीडियो होने का शक है। बाबा के स्पेशल रूम में सेक्स टॉय बरामद हुई।
उसके कमरे से एक सेक्स टॉय मिला है, जिससे ये साफ होता है कि बाबा सेक्स टॉय का अभी शौकीन था। उस सेक्स टॉय को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा 5 सीडी मिली है। आशंका इस बात की है कि इन सीरीज में बाबा के कुछ अश्लील वीडियो हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस अभी सीडी की जांच करेगी। बाबा के आनंद लोक का एक और किस्सा इन तस्वीरों से जुड़ा है। बाबा चैतन्यानंद ने एक फोटो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ खिंचवा रखी है, तो दूसरी फोटो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ। लेकिन आपको बता दें, ये दोनों ही फोटो फर्जी हैं, फेक हैं, नकली हैं। वो दुनिया के 3 बड़े नेताओं के साथ में है, जिसमें बराक ओबामा है। ये पुलिस के मुताबिक ये सारी तस्वीरें जो है वो फेक तरीके से बनाई गई हैं, और ये तस्वीरें बाबा ने अपने रूम में लगाई हुई थी, जिससे जो लड़कियां बाबा के रूम में आए वो उससे प्रभावित हों। आश्रम में दफन बाबा की अय्याशियों के राज पुलिस खंगाल रही है। जांच में पुलिस को एक और जानकारी मिली। बाबा ने फरारी के दौरान अल्मोड़ा और बागेश्वर का भी दौरा किया था। दोनों जगहों से बाबा का क्या कनेक्शन है, अब पुलिस इसके भी राज खंगाल रही है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस खबर पर लगातार हम पेशी क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है, और ये वजह आपसे जुड़ी हुई है। कचहरी में इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह खबर उन लड़कियों छात्राओं से जुड़ी है जो अपने माता पिता से दूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने गई थी, लेकिन वहां स्वामी के नाम पर, केयरटेकर के नाम पर चैतन्यानंद घात लगा इंतजार कर रहा था। ऐसे लोग बेटियों का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं लगाते, और इस बात को स्वीकारने में कम से कम हमें कोई संकोच नहीं है कि हमारे समाज में लड़कियां शर्म की वजह से, कई बार डर की वजह से, कई बार अपने भविष्य को देखते हुए मां बाप के बारे में सोचकर बहुत कुछ सह जाती है। वो कुछ नहीं कहती है। घर से निकलने के बाद लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करना हो या लोगों की गंदी नजरों से बचना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियों से छेड़खानी के मामले में, मानो ऐसा लगता है कि महिलाओं की जिंदगी में यह आम हिस्सा बन गया है। लेकिन जब सब्र टूटता है तो फिर अपराधियों की खैर नहीं, और यही स्वामी के साथ हुआ। उसके गुनाहों का घड़ा जो था वो भर गया। लड़कियों ने शिकायत की, अब वो जेल में है। लेकिन अश्लीलता के डर्टी सबूत, अश्लीलता की डर्टी पिक्चर्स रह रह कर आ रही हैं, और जो बार बार जबान से यही निकाल रही हैं कि घिन है ऐसे बाबा पर। बेशर्म बाबा किसे बेबी डॉल कहता था। स्वामी के सेक्स रैकेट का सच क्या? इस बात की भी आशंका है कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था। बाबा का दुबई वाला शेख कौन है? बाबा एक महिला से कहता है कि दुबई में उसका एक दोस्त है जो शेख है, और उसको एक लड़की चाहिए जो उसके साथ में फिजिकल हो। बाबा का अश्लील लोक खुला, दुबई फाइल्स में क्या मिला? एनडीटीवी के हाथ कुछ ऐसी चैट्स बाबा की मिली हैं जिनमें वो कई महिलाओं से अश्लील बातें कर रहा है। बाबा रे बाबा, कितने बेशर्म राज हैं। बाबा रे बाबा, कितनी काली काली करतूतें। पूछताछ में बाबा ने बेशर्मी के जो भेद खोले, उन्हें सुनकर हर जहन में यही शब्द कौन रहे। अब रंगीन मिजाज बाबा के रंगलोक दुबई फाइल्स खुली, जिसके हर सफे पर बाबा की अय्याशियों का तफसील से जिक्र है। बाबा चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बाबा के मोबाइल फोन से सैकड़ों लड़कियों की चैट्स मिली है, जिसमें वो लड़कियों और महिलाओं से अश्लील बातें कर रहा है। बाबा कितना आशिक मिजाज और दिल फेंक। आधी रात बाबा लड़कियों से कैसी कैसी अश्लील बातें करता था, कितनी लड़कियों को बेबी डॉल कहता था। बाबा के इसी अश्लील लोक की डर्टी पिक्चर दिल्ली पुलिस ने रिलीज की। खास बात यह है कि इसका एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद बेशर्म बाबा है। चैतन्यानंद की डर्टी पिक्चर के अश्लील डायलॉग सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। आधी रात बाबा किसके साथ बेबी बेबी नाम की माला जपता था, इसके एक्सक्लूसिव एविडेंस एनडीटीवी के हाथ लगे। एनडीटीवी के हाथ कुछ ऐसी चैट्स बाबा की मिली हैं जिनमें वो कई महिलाओं से अश्लील बातें कर रहा है। एक महिला से वो कहता है कि क्या वो महिला उसके साथ में सोएगी। इसके बाद महिला बाबा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है, जबकि एक दूसरी चैट में वो एक महिला से कहता है कि वो डिस्को डांस कर रहा है, क्या वो उसके साथ में
डिस्को डांस करेगी। महिला इस पर कहती है कि वो 5 बजे उसको ज्वाइन कर सकती है। ये तो बाबा के अश्लील चैट्स के अंश भर थे जिनका जिक्र एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने किया। लेकिन बाबा के मोबाइल में ऐसे अश्लील चैट्स का अंबार है, खुला दरबार है, जो मोबाइल खुलने के साथ ही खुल गया। बाबा अपने अश्लील चैट्स के पहले चैप्टर में लड़कियों को जो पट्टी पढ़ाता है, जैसे रंगीन मिजाजियां दिखाता है, उसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, बाबा की बेशर्मी का अंदाजा हो जाएगा। स्वामी एक लड़की से चैट के दौरान सुबह सुबह रोमांटिक मूड में लिखता है, बेबी ड्यूटी पूरी हुई। 11:02 पर लड़की मैसेज का जवाब देती है, शिफ्ट पर जा रही हूँ सर। फिर 11:03 पर बाबा मैसेज करता है, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। लड़की फौरन रिप्लाई करती है, यहाँ दोपहर है सर, हैप्पी आफ्टरनून। क्या आपने कुछ खाया सर? वाह हाँ बेबी। आप क्या कर रहे हैं सर? बाबा के इन्हीं रंगीन किस्सों के सफे जब पुलिस ने खंगाले तो और बड़े खुलासे थे। वो कई उसमें चैट मिले, कई ये डिलीट भी कर देता था, तो ज़्यादातर कई महिलाओं के साथ ही चैट करता दिख रहा है। तो कोई ना कोई अलग अलग बहाने से उस तरह से वो अपना चैट करने की कोशिश कर रहा है। बाबा की जुबान भले ही पुलिस के सामने सीधी है, वो भले ही पुलिस के सामने मेमोरी लॉस का ड्रामा कर रहा हो, लेकिन उसके मोबाइल डाटा में, रंगलोक के और एविडेंस में बाबा के अश्लील चैट्स का दूसरा चैप्टर और विस्फोटक। इन्वेस्टिगेशन में जुटी पुलिस ने जब इस अश्लील चैप्टर को डिकोड किया तो पता चला कि वो गुरुवार का दिन था। बाबा इस रोज भी रंगीले मूड में था। बाबा ने एक और लड़की को व्हाट्सएप मैसेज भेजा। गौर कीजिए, बाबा की बदमाशियों का यह अध्याय और सनसनीखेज है। बाबा लिखता है, स्वीटी बेबी डॉटर डॉट बेबी, बेबी तुम कहां हो? शुक्रवार के दिन भी बाबा पर बेशर्मी का खुमार हावी था। 12:40 पर बाबा लिखता है, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम कहां हो? तुम मुझसे नाराज क्यों? बेबी। शनिवार को भी यही सिलसिला चला। पुलिस के शक की सुई बाबा के विराट अश्लील लोक पर यूं ही नहीं गहराई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाबा का कनेक्शन दुबई के एक शेख से जुड़ा, जिसे बाबा अपना दोस्त बताता है। अब सवाल है कि बाबा का दुबई वाला शेख कौन है? क्यों उसके लिए बाबा लड़की की तलाश कर रहा था? एक तीसरी चैट में बाबा एक महिला से कहता है कि दुबई में उसका एक दोस्त है जो शेख है और उसको एक लड़की चाहिए जो उसके साथ में फिजिकल हो। इस पर लड़की मना कर देती है। बाबा की तीसरी अश्लील चैट में दुबई वाले शेख और लड़की प्रोवाइड कराने का जो जिक्र है, उससे पुलिस को शक है कि बाबा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट में शामिल हो सकता है। बाबा के तीसरे चैट में पुलिस को जो एविडेंस मिला, एनडीटीवी के पास उन चैट्स की पूरी डिटेल है। बाबा ने एक और लड़की से मोबाइल चैट्स में बेहयाई की जो हदें पार की और जिनके बूते पुलिस को बाबा के इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की बू आ रही है। उन चैट्स का श्री गणेश बाबा 3 बार बेबी बेबी लिखकर करता है। गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, गुड मॉर्निंग माई बेबी डॉल। लड़की जवाब देती है, गुड इवनिंग सर, व्हाट आर यू डूइंग? बाबा कहता है, जस्ट डूइंग सम डिस्को डांस। लड़की सरप्राइज होकर जवाब देती है, सर OSM। फिर बाबा पूछता है, क्या आप ज्वाइन करोगे? लड़की जवाब देती है, श्योर 5 PM आई विल कॉल यू। फिर बाबा कहता है, दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की लिखती है, कोई नहीं है। बाबा फिर पूछता है, ये कैसे संभव हो सकता है? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता। बाबा हदें लागता है। लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है? इस बात की भी आशंका है कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो अपने दोस्त के लिए एक लड़की से ये कहता है कि उसके दोस्त के लिए वो लड़की मुहैया कराए, तो इस बात को लेकर भी जांच चली कि आखिर बाबा लड़कियों से इस तरह की बातें क्यों करता था। लड़कियों के साथ हुए बाबा की चैट्स की ट्रेल लंबी। बाबा के चौथे और सबसे घातक चैट्स के राज की पुलिस ने खुद बाबा ने जिस लड़की से दुबई वाले शेख का जिक्र किया, उसने बाबा को साफ लिखा कि उसकी कोई दोस्त या जूनियर ऐसी नहीं। इस पर बाबा क्या ऑफर देता है, बाबा और लड़की में क्या बातें हुई, ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। लड़की शेख वाले ऑफर पर लिखती है, जवाब आता है इम्पॉसिबल, यानी असंभव। फिर बाबा कहता है ओके। रात 12:38 पर बाबा लिखता है, आई विल स्लीप नाउ, विल कॉल यू टुमारो। आधी रात ठीक 12:38 पर बाबा पूछता है, यू विल नॉट स्लीप विथ मी? बाबा लगातार लड़की को अश्लील मैसेज करता है, बार बार फोर्स करता है। बाबा के इन्हीं गुनाहों के राज खंगालने बाबा को पुलिस श्रृंगेरी आश्रम लेकर चैतन्यानंद के टॉर्चर रूम तक क्यों खंगाला जा रहा है?
जो स्वामी चैतन्यानंद है, ये देखिए पीछे बैठा हुआ है, ये देखिए पीछे गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है। और स्वामी चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर आश्रम पहुंची है। बाबा की 3 करीबी महिलाएं हैं, जिसमें से 2 वार्डन हैं और एक डीन रही यहाँ की। उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। बाबा के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हुई है, जिसमें एक का नाम श्वेता है जो डीन रही है और 2 महिलाएं रश्मि और काजल हैं। ये तीनों सगी बहनें हैं जो बाबा की बहुत ही करीबी थीं। अब आगे बढ़ते बरेली की तरफ, जहां साजिश के तहत कराई गई हिंसा की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आज कहानी बिल्कुल उलट है। जिन सड़कों पर हिंसा ब्रिगेड पोस्टर लेकर बवाल काट रही है, उन्हीं सड़कों पर यूपी पुलिस की लेडी ब्रिगेड मार्च कर रही है। जिन सड़कों पर उस दिन नारेबाजी का शोर सुनाई पड़ रहा था, बरेली की उन्हीं सड़कों पर आज सुरक्षा की गूंज भी सुनाई दे रही है। जिन गली मोहल्लों में उपद्रवी इकट्ठा हुए थे, वो गलियां खाली पड़ी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जो तस्वीरें आज बरेली से सामने आई हैं, उसे ही कानून का राज कहते हैं। और आज आपको हम वो आवाजें भी सुनवाएंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि खाकी का इकबाल जब बुलंद होता है, तब कानून का डर कैसा होता है। क्या होता है जब हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाता है, कड़ी कार्रवाई करता है। खाकी का इकबाल बुलंद करने वाली ये पेशी देखिए। योगी के ऑर्डर से हिंसा ब्रिगेड में डर। बरेली में बवाल करने वालों को एनकाउंटर का डर। करीबियों को अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का डर। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर दिया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। और यही वजह है कि अब तक नफीस खान और उसके बेटे समेत 80 से ज्यादा हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली का अवैध कनेक्शन लेकर ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर खोलने वाले तौकीर के करीबी पार्षद उस्मान रजा खान, मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। बरेली में हुए बवाल में शामिल इदरीस और इकबाल को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया जा चुका है। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। पुलिस तो लगातार एक्शन ले ही रही है, लेकिन बरेली हिंसा के बाद ग्राउंड पर क्या हालात है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम वहां पहुंची, जहां बरेली हिंसा का आरोपी नंबर 1 तौकीर रजा रहता है। वहां कैसे हालात देख लीजिए। ये वो गली है जहां तौकीर रजा रहता है। न सिर्फ इस गली में बल्कि इस गली के बगल में भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है। और बीते जब से ये हिंसा हुई है बरेली में, तब से कुछ उसी तरह का हाल है। ये अभी कोई रोक टोक तो नहीं है यहाँ पे दुकानें खोलने में? पता नहीं, कोई रोक टोक नहीं है? कुछ कहेंगे आप? पता नहीं है साहब, दुकानें वगैरह खोलने पे कोई रोक टोक तो नहीं है? भैया हमें। हाँ जी भाई, आप लोग को कुछ कहोगे आप? तो फिलहाल ये जो इलाका है आप देखिए। चाचा, क्या स्थिति है यहाँ पे दुकानों? मैं नहीं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो बिल्कुल कतरा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तौकीर के घर के बाद एनडीटीवी की टीम उस फरहत के घर भी पहुंची, जहां तौकीर रजा हिंसा से पहले रुका हुआ था। हालांकि फरहत और उसके बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फरहत की पत्नी ने कैमरे पर जो कुछ कहा वो सुनना जरूरी है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसे ही अपनी देख रेख करते। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरहत खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं।
हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वो गलत है। उन्होंने अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली थी चीज की तो उन्हें नहीं करना चाहिए थी। कानून भी तो कुछ होता है। हालांकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी से नाराज उनके भाई तौसीफ रजा कहते हैं कि अगर पुलिस का एक्शन नहीं रुका तो ठोस कदम उठाया जाएगा। आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से किया जाएगा? अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं। एक तरफ पुलिस का एक्शन और उस पर नाराजगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। जुमे के दिन बरेली शहर में जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ रेडिकल लोग और कुछ पॉलिटिकल लोग, इन लोगों का अलायंस हो गया और इन्होंने ये माहौल अपनी सियासी बाजीगरी के लिए और सियासी बाज़ार में अपने आप की को अहमियत और बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये एजिटेशन किया गया। वहीं अब बरेली में टेंशन के बाद हुए एक्शन पर सियासी रिएक्शन भी तेज हो गए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया कि जो भी यूपी में बवाल करेगा उसका पूरा हिसाब प्रशासन करेगा। ऐसे जितने लोग हैं जो दहशत फैलाएं, माहौल खराब करें, लोगों को बवाल करें, सड़कों पर आए, धार्मिक उन्माद फैलाएं, ये अब यहाँ नहीं चलेगा। कोई कितना बड़ा रसूखदार हो नहीं होगा, सब जाएंगे, जितने लोग भी आए सब जद में जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सब के ऊपर कानून कार्रवाई होगी। बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहाँ का कानून सजा दे देगी। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन सवाल है कि आखिर जिसने बरेली को हिंसा की आग में झोंका, जिसने सड़कों पर बवाल मचाने की कोशिश की, उन पर हो रहे एक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सवाल उठाने वालों को यूपी में कानून का डर अच्छा नहीं लगता, या फिर ये उनकी सियासत को सूट नहीं करता? कानून का पालन हो इसलिए डर का एहसास होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सुधरते नहीं, चाहे कितना भी कह लीजिए। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते और उनकी वजह से माहौल खराब होने का डर बना रहता है। इस वक्त देश में नवरात्र का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, शक्ति की पूजा हो रही है, लेकिन यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कुछ लोग ऐसे हैं जो गरबा में शामिल होने वाली लड़कियों पर गंदी निगाहें रखते हैं, बुरी नजर डालते हैं। कुछ ऐसे थे जो सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो अपलोड कर रहे थे। बस फिर क्या था, प्रशासन को शिकायत मिली, पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जो एक्शन हुआ, कम से कम जिन पर हुआ है वो तो दोबारा नहीं करें। शक्ति पूजा के पर्व पर ग्रहण कौन लगा रहा था? गरबा पर कौन बुरी नजर डाल रहा था? यूपी से मुंबई तक गरबा के नाम पर गदर क्यों? जिस वक्त पूरे देश में नवरात्र पूजा की धूम है, मां के शक्ति स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, हर तरफ खुशियों का माहौल है, ऐसे में गरबा पर बुरी नजर डालने वाले कुछ मामलों ने सिक्योरिटी एजेंसीज को और अलर्ट कर दिया है। मुंबई के पास विरार के न्यू विवा कॉलेज में नवरात्रि का गरबा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां इस नवरात्रि उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार
गरबा का उत्सव विवाद में घिर चुका है। विवाद की वजह सोशल मीडिया ऐप डिस्कॉर्ड पर शेयर होने वाली ये चैट्स बनी। ये चैट्स इतनी भद्दी और अश्लील है कि हम इन्हें आपको दिखा तक नहीं सकते। दरअसल एक समुदाय के युवकों पर आरोप है कि वो गरबा में चोरी छिपे वीडियो और फोटो बना रहे थे। इन वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया ऐप डिस्कॉर्ड पर शेयर किया गया। इतना ही नहीं, कॉलेज की जो लड़कियां गरबा में शामिल हुई थी, इसमें उन्हें लेकर भद्दे, अश्लील और अपमानजनक कमेंट्स किए गए। खासकर इन चैट बॉक्स में हिंदू लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। शिकायत के मुताबिक इन चैट्स में हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश जैसी बातें तक लिखी गई। ये तक लिखा गया, एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो। इस तरह की बातें तक कही गई। युवा कॉलेज का एक विद्यार्थी जो वॉलेंटियर था, उसने गरबा में कुछ गरबा के वीडियो निकाल के डिस्कॉर्ड करके एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप, उस पर पोस्ट करके एक दूसरे अकाउंट होल्डर के साथ एक अश्लील चैट की, उसके बारे में ये ऑफिस रजिस्टर हुआ है। तो कितने लोग इसमें 2 accused है, उसमें से एक जो है, जो आइडेंटिफाइड है, वो हिंदू संघर्ष से ग्रस्त बालक है, उसको हम बाल न्याय मंदिर के सामने आज हाजिर करेंगे। पुलिस ने दोनों अकाउंट होल्डर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी में से एक नाबालिग निकला तो उसके परिवार को नोटिस दिया और दूसरा फरार बताया जा रहा है। अभी इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं बीता कि मुंबई के मीरा रोड पर भी गरबा को टारगेट करने की कोशिश हुई। लोगों के मुताबिक जिस वक्त गरबा का कार्यक्रम था, उसी दौरान वहां अंडे फेंके गए। ये तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना के बाद हंगामा होने लगा। पुलिस ने मोहसिन खान नाम के एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मुंबई से कानपुर आई नवरात्र के पर्व में रंग में भंग डालने का काम यूपी के कानपुर में भी हो रहा था। 2 लड़के डांडिया वाले प्रोग्राम में घुसे और युवतियों पर फप्तियां कसने लगे। भद्दे कमेंट्स के इल्जाम में पुलिस ने सुहेल और सैफ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। जब इंसान हौसला हारता है, उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, तो अंधविश्वास का जन्म होता है और यह अंधविश्वास कई बार जिंदगी को जहन्नुम बना जाता है। तेरे हर मर्ज का इलाज हो जाएगा, भरोसा रख, बाबा जानता है। बाबा लोग अक्सर यही सब बातें करते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात में। गुजरात का वो शख्स भी खुद को पहुंची हुई शख्सियत बता रहा था, लेकिन धंधा धर्मांतरण कर रहा था। 59 लोगों को धर्मांतरण कराने की तैयारियां की। ये जो खेल था, ये सिर्फ गुजरात में नहीं खेला गया, मध्य प्रदेश में भी हुआ। वहां भी 27 जगह पर कन्वर्जन सेंटर बनाएंगे। 556 हिंदू बच्चों को धर्मांतरण की तैयारी थी। चंद रोज पहले की बात है, मौलाना छांगुर ऐसे जाल में हिंदू बेटियों को फंसा रहा था। धर्मांतरण का ये खेल डरावना है। हम आपसे कहेंगे सतर्क रहिए, क्योंकि हर शाख पर कोई ना कोई छांगुर बैठा है। धर्मांतरण का जाल किसने बिछाया? बच्चों महिलाओं को ट्रैप में कैसे फंसाया? क्या चमत्कार दिखाकर चल रहा था अवैध धर्मांतरण का खेल? गुजरात के नाडियाड से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, वो पहली बार में सन्न रह गया, क्योंकि पहली नजर में ये कोई हीलिंग सेंटर जैसा दिखाई दिया। महिलाएं चिल्ला रही थी, बाबा ने हाथ रखा, सब छूमंतर हो गया। इसी तरह एक और महिला का वीडियो दिखाई दिया, जिसमें ये महिला किसी के वश में दिखाई पड़ती। बस बाबा ने कुछ कहा, 2 मिनट में सब ठीक। छांगुर का बदनाम सच दुनिया के सामने आने के बाद अब अवैध धर्मांतरण वाले कई बाबा शिकंजे में फंस रहे हैं। ये गुजरात का नाडियाड, जहां पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है और लालच देकर 59 लोगों के धर्मांतरण की कोशिश के मामले में कार्रवाई की गई। और आरोपी की जो बात करें तो वो गुजरात के अलग अलग जिलों जैसे दाहोद, तापी, नर्मदा, भरूच, आणंद और भारत के अलग अलग राज्य जो है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब से लोगों को बुलाते थे और उनको यहाँ पे कोई भी जो ड्यू प्रोसेस है जिस धर्मांतरण के लिए, वो फॉलो नहीं होती थी और उनका ख्रिस्ती धर्म में कन्वर्जन होता था। तो ये मामला पूरा सामने आया था।
अब सवाल है कि वो शख्स कौन है जो उस पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा था, लालच देकर अवैध धर्मांतरण करवा रहा था। जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स स्टीवन मैकवाइन है, जो रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल फाउंडेशन नाम की संस्था चला रहा था और इसी की आड़ में अवैध धर्मांतरण का ये खेल खेला जा रहा था। मैकवाइन यहाँ पे रिस्टोरेशन रिवाइवल फाउंडेशन चलाता है और बेसिकली वो यहाँ पे ये धर्मांतरण की जो प्रक्रिया हमने जो पकड़ी है उसका वो मेन किंग पिन है। सदे कलेक्टर में आपको अप्लाई करना होता है और पूरा उसका प्रोसेस अलग रहता है। ये यहाँ पे ऑन पेपर इनका धर्मांतरण नहीं होता, वो अपने मूल धर्म में रहते हैं, लेकिन बैप्टिज्म की प्रक्रिया करके उनको ख्रिस्ती धर्म अपनाया। अब सवाल तो ये भी है कि इस मामले में पुलिस को क्या कोई विदेशी लिंक भी मिला है। इसे लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पुलिस का दावा है अवैध धर्मांतरण के लिए दूसरे राज्यों के अलावा नेपाल से लोगों को यहाँ लाया गया। एक सेमिनार के नाम पर लोगों का धर्म बदलने की कोशिश की गई। स्टीवन के बैंक खाते की जब जांच की गई तो पता चला कि खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। पता चला कि विदेशों से ये पैसा अकाउंट में जमा हुआ था। पुलिस ने जब धर्मांतरण के इस रैकेट को एक्सपोज किया तो मौके से उन्हें 9 नाबालिग भी मिले। हालांकि जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया था वो कोई काम करते हैं या नहीं, इसे लेकर भी छानबीन जारी है। नाडियाड पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण वाला ये रैकेट 3 साल से एक्टिव था, लेकिन इस ग्रुप में और कौन कौन मौजूद था, अब इसे लेकर जांच चल रही है। धर्मांतरण एक गुनाह है। वैसे गुनाहों को लेकर एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई और इसमें तमाम तरह का डेटा सामने आया। कहां-कहां गुनाहों का ग्राफ बढ़ा, कैसे कैसे बढ़ा, इसकी डिटेल दी गई है। लेकिन गुनाहों की इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त इंसानी इतिहास का सबसे सुरक्षित दौर कहा जा सकता है, क्योंकि मर्डर की दर जो है वो सबसे निचले स्तर पर गई है। पता चला है कि भारत में हत्या की दर जो है प्रति लाख आबादी पर घटी है। इसका मतलब यह है कि जितनी हत्याएं पहले होती थी उनकी दरों में कमी आई। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आप, दरअसल साइबर क्राइम के पिछले आंकड़े जो वो जिसका ग्राफ देश में तेजी से बढ़ा है, इसका अंदाजा एनसीआरबी के आंकड़ों से लगाया सकता है। रिपोर्ट की माने तो साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,983 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में संख्या जो थी वो बढ़ी और 86,420 हो गई। यानी 31% का जो ग्रोथ है वो यहां देखने को मिला। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 लाख लोगों में से औसतन 6.2 लोग जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, इस डेटा के हिसाब से। रिपोर्ट की माने साल 2023 में कुल मामलों में 68.9% यानी 59,526 धोखाधड़ी के मामले। इसके बाद 4,199 मामले यौन शोषण और 3,326 मामलों में फिरौती का भी जिक्र है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2023 में व्यक्तिगत बदला लेने की भावना के चलते साइबर अपराध से जुड़े 2,228 मामले सामने आए, जबकि 205 राजनीतिक उद्देश्य से जुड़े हुए थे। अब देश में दहेज हत्या के मामलों की बात की जाए तो उनके आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में दहेज हत्या के कुल 6,450 मामले दर्ज हुए। हालांकि साल 2021 में ये मामले लगभग 6,753 थे। इससे साफ यह है कि दहेज हत्या की घटनाओं में मामूली गिरावट है। हालांकि अभी भी हर साल महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस साल भी कई मामले सामने आए। साल 2020 के आंकड़ों को देखें तो 6,966 मामले सामने आए। इन आंकड़ों से जो एक बात और ज्यादा स्पष्ट होती है वो ये कि लगातार साल दर साल दहेज हत्या के मामलों में मामूली ही सही लेकिन कमी आ रही है। हालांकि जो चौंकाने वाले आंकड़े थे वो थे सड़क हादसों के। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो साल 2023 में कुल 64,029 सड़क हादसे, इनमें 1,73,000 माफ कीजिएगा, जो आंकड़े थे वो लाखों में थे। कुछ लाख आंकड़े थे जिसमें से 1,73,000 ज्यादा लोग मारे गए और 4,47,969 लोग जो थे वो इसमें घायल हो गए। कुल मिलाकर कहें तो घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये चिंता की बात है। क्या कभी एनसीआरबी के आंकड़ों का वो दिन आएगा जब ये आंकड़े बहुत कम होंगे, खासतौर पर महिला हत्याकांड, रेप जैसे मामलों में, मर्डर जैसे मामलों में? इस पर हमारी नजर रहेगी। खैर, कुछ हादसे अनजाने में होते हैं तो कुछ जानबूझकर किए जाते हैं और इसीलिए शायद कई बार ये फर्क नहीं पड़ता। अब क्रिकेट की मिसाल लेते हैं। हमने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हराया। एशिया कप हम जीते, चैंपियन बने। लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं जाएगी तब तक ट्रॉफी वो नहीं देंगे। ट्रॉफी साथ लिए बैठे, अपने कमरे में रखे बैठे थे।
इस मुद्दे पर बीसीसीआई और एसीसी के बीच एक मीटिंग भी हुई। मोहसिन नकवी से कहा गया कि ट्रॉफी आपकी जागीर नहीं है, इसे वापस कीजिए। नकवी कहते वापस कर दूंगा, लेकिन विक्ट्री सेरेमनी कीजिए। इस दौरान पीसीबी के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी एसीसी ऑफिस में जमा करा चुके हैं। पाकिस्तान में कई खिलाड़ी जो हैं वो नकवी की खुले तौर पर मुखालफत कर रहे हैं। ट्रॉफी विवाद में क्या कुछ हुआ, जरा समझिए आप। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सरेंडर, फिर एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का सरेंडर, अब ट्रॉफी विवाद में नकवी का सरेंडर। लगता है पाकिस्तान और सरेंडर एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। मैदान कोई भी, हर बार पाकिस्तान हथियार डालता दिखता है। रविवार को भारत ने एशिया कप का फाइनल जीता, मगर एसीसी के चीफ ट्रॉफी लेकर रफू चक्कर हो गए। हमारी टीम को ट्रॉफी नहीं। इसी बात पर बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला मौजूद थे, तो दूसरी तरफ खुद मोहसिन नकवी थे। एनडीटीवी को इस वर्चुअल बातचीत के ब्यौरे की डिटेल्स पता चली है। सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रॉफी के लिए दुबई में औपचारिक आयोजन होना चाहिए। भारतीय टीम दुबई आकर ट्रॉफी ले जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सभी देश बैठक करें। इस पर बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की शर्तों का कड़ा विरोध किया। राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया कि चैंपियन टीम को तुरंत ट्रॉफी सौंपी जाए। क्रिकेट के मैदान से आत्मनिर्भर भारत का रुख करते हैं और इस पर भी कचहरी लगाना जरूरी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका, रूस और चीन की तरह अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बनाने के टारगेट तय कर लिए और इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी भी चल रही है। रक्षा मंत्रालय को भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास और निर्माण कार्यों के लिए 7 भारतीय कंपनियां आगे आई। इनमें एल&टी, HAL, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य रिसर्च और विकास का प्रोजेक्ट होगा। भारत की स्टेल्थ फाइटर जेट के क्षेत्र में क्रांति। स्वदेशी AMC भारत के दुश्मनों के लिए तबाही। छठी पीढ़ी वाले फाइटर जेट की भी करेगा छुट्टी। भारत ने 5th जनरेशन स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट आमका के उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत तैयार है अपना नया फाइटर जेट बनाने के लिए। नाम है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये बन रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इस कदम के साथ AMCA भारत को उस लीग में खड़ा करेगा जहां फिलहाल सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हैं। नए फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सुपर क्रूज क्षमता, मल्टी रोल वेपन कैरिज जैसे फीचर्स होंगे, जो फ्यूचर वॉरफेयर की जरूरतों के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को नई धार देंगे। इसमें एक खूबी है कि ये पहले बार हम ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बना रहे। अच्छा, इसमें 2 इंजन है। 2 इंजन है, ठीक। 2 इंजन है, 2 फिन है, ओके। एंड इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है देन अ सिंगल एयरक्राफ्ट, बिकॉज इसमें 2 इंजन है, 2 फिन है, स्टेबिलाईजर है, ऑल दैट है। और इसकी एक खूबी है कि इसके जो मटेरियल्स है वो सब रडार एब्सॉर्बिंग मटेरियल्स। अच्छा, तो वो मटेरियल जो दुश्मन के रडार के वेव्स आते हैं उसको एब्सॉर्ब कर देते, वो वापस नहीं भेजते। तो ये मटेरियल डेवलपमेंट वाज अ बिग चैलेंज एंड वो सब हमने कर दिया है। इसकी दूसरी खूबी है कि इसका जो कॉकपिट है वो बहुत पूरा वर्चुअल रियलिटी, एग्यूमेंटेड रियलिटी से डिजाइन किया है। सारे डिजिटल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो रहते हैं अभी ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट, ये इसमें यूज किए। और ये कॉकपिट ऐसा नहीं कि इटरेशन होगा, ये पूरा वर्चुअल रियलिटी में चेक करके पायलट के जो ह्यूमन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है वगैरह सब करके बना दिया है। एंड देन दिस कॉकपिट इज हैविंग अ वेरी एडवांस एवियोनिक। फिलहाल अडानी डिफेंस, एल&टी, HAL सहित 7 कंपनियों ने AMCA कार्यक्रम के तहत स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित करने के लिए बिड लगाई है।